गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन कर चुके हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में सामूहिक सौदेबाजी सामूहिक सौदेबाजी की परंपरा भारत में नवीन है, यद्यपि उन्नत देशों में सामूहिक सौदेबाजी काफ़ी सफल रही है, जिसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ के श्रमिक संगठन अपने सेवा योजकों या प्रबंध संगठनों से बराबरी से प्रतिस्पर्धा करते थे। पर भारत जैसे अर्धविकसित देश में, जहाँ अधिकांश श्रमिक अभी भी अशिक्षित या असंगठित हैं और जिनमें शक्ति का अभाव है, सामूहिक सौदेबाजी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई है। 1969 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने उचित ही लिखा है कि केवल कुछ राज्यों में ही औद्योगिक अधिनियमों में श्रमिक संघ को मान्यता प्राप्त है और अधिकतर स्थितियों में मजदूरों और मालिकों के बीच सौदे का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामतः देश में सामूहिक सौदेबाजी की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। ये भी देखने में आया है कि भारत में सामूहिक सौदेबाजी के परिणाम प्राय श्रमिकों के हितों के विरुद्ध ही रहे हैं। अब हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी की धीमी प्रगति के कारणों को देख लेते हैं। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की धीमी प्रगति के कारण। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की धीमी प्रगति के निम्न कारण हैं। पहला है अशिक्षा, अज्ञानता व रूढ़िवादिता। भारतीय श्रम संघों के अधिकांश सदस्य अशिक्षित, अज्ञानी व रूढ़िवादी हैं तथा सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था को भली भांति नहीं समझते, फलते हुए इससे अधिक रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु है श्रमिक संघों की अधिक मात्रा। भारतवर्ष में श्रमिक संघों का बाहुल्य है। ये श्रमिक संघ किसी न किसी राजनीतिक दलों से संबंधित हैं, इसलिए सेवा योजकों को इस बात की कठिनाई होती है कि वह किस श्रमिक संघ से कार्य तथा श्रमिकों की समस्याओं पर बातचीत करें, और यदि किसी विशेष श्रमिक संघ से कोई समझौता हो जाता है तो वैसी स्थिति में इसको सभी श्रमिकों पर लागू करना कठिन हो जाता है, क्योंकि दूसरे श्रमिक संघ इस समझौते का विरोध करने लगते हैं। नेक्स्ट बिंदु है मधुर संबंधों का अभाव। अधिकांश औद्योगिक उपक्रमों में श्रम प्रबंध संबंध मधुर नहीं है, वे एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते हैं। ऐसी स्थिति में एक साथ बैठकर समझौता वार्ता की पहल करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है सेवा नियोजकों की उदासीनता। भारत में सेवा नियोजक सामूहिक सौदेबाजी के प्रति सदैव उदासीन रहते हैं, क्योंकि वह स्वार्थ से वशीभूत होकर यह चाहते हैं कि समझौता न होने पाए। नेक्स्ट बिंदु है अमान्यता प्राप्त श्रमिक संघ। भारतवर्ष में अधिकांश श्रमिक संघ मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण श्रमिक संघों का विकास नहीं हो पाया है तथा साथ ही सामूहिक सौदेबाजी का भी अभाव रहा है। इसके कारण प्रबंधक अमान्यता प्राप्त श्रमिकों से किसी प्रकार का निर्णय करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सरकार द्वारा उदासीनता। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की धीमी प्रगति का मुख्य कारण सरकार द्वारा इसमें रुचि नहीं लेना है। प्राय सरकार सेवा नियोजक और श्रमिकों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करती है। नेक्स्ट बिंदु है अनभिज्ञता। भारत में अनेक प्रबंधक व श्रमिक सामूहिक सौदेबाजी के महत्व, उद्देश्य एवं विचारधाराओं से परिचित नहीं है। ये भी सामूहिक सौदेबाजी की धीमी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट बिंदु है परिवर्तनों पर एक मत का अभाव। अनेक श्रमिक व प्रबंधक नवीन परिवर्तनों के विषय में एक मत नहीं हो पाते, फलते सामूहिक सौदेबाजी हतोत्साहित होती है। नेक्स्ट बिंदु है संघर्षों के शीघ्र निपटारे का अभाव। इस कारण भी लोग इसे प्राथमिकता नहीं देते। अनुबंध के क्रियान्वयन में शिथिलता से भी प्रगति नहीं हो सकी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर सौदेबाजी की अवहेलना। इससे भी इस पद्धति को प्रेरणा नहीं मिली है। नेक्स्ट है तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप। तृतीय पक्षकार जैसे सरकार या राजनीतिज्ञ पंच निर्णय या मुकदमेबाजी पर बल देते हैं, इससे भी ये प्रणाली हतोत्साहित हुई है। भारत में अब धीरे धीरे सामूहिक सौदेकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे देश में औद्योगिक शांति की स्थापना की जा सकेगी तथा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक सौदेकारी के विकास के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
अब हम भारत में सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। भारत में सामूहिक सौदाकारी को प्रोत्साहन देने के उपाय। सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शांति की स्थापना हेतु एक ऐच्छिक व्यवस्था है। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बहुमुखी समस्याओं की खोज की जाए और उनके निवारण के लिए उपयुक्त उपाय काम में लिए जाएं। भारत में श्रमिक अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वह स्थायी रूप से औद्योगिक शहरों में नहीं रह पाते। यहाँ श्रम संघ आंदोलन का विकास भी सुदृढ़ एवं सुसंगठित आधारों पर नहीं हो पाया है। भारतीय श्रमिक अज्ञानी, अशिक्षित और रूढ़िवादी हैं। इसलिए श्रमिकों का शोषण मालिकों तथा बाहरी नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। श्रम संघों को वित्तीय स्थिति भी कमजोर होने के कारण इनकी सौदाकारी शक्ति दुर्बल होती है। भारत में सामूहिक सौदाकारी को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किए जाने के संदर्भ में निम्न सुझाव महत्वपूर्ण है। पहला है एक सुदृढ़ एवं सुसंगठित श्रम संघ का निर्माण। भारत में शक्तिशाली श्रमिक संघों का विकास होना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली श्रमिक संघों के द्वारा ही श्रमिकों के हित के लिए सामूहिक सौदेबाजी सरल होगी। सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक उद्योग के लिए एक श्रमिक संघ की अति आवश्यकता है। श्रमिकों के लिए उनकी कार्य की दशाओं एवं आवास सुविधाओं में सुधार करना आवश्यक है। श्रमिकों को मनोरंजन, वाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो सकेगा। शिक्षा के प्रसार द्वारा उनकी अज्ञानता को मिटाना होगा, जिससे कि वे अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह समझ सके। श्रम संघों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में संशोधन करके श्रम को अनिवार्य मान्यता देने का प्रावधान करना चाहिए। दूसरा है बाहरी नेतृत्व पर प्रतिबंध। बाह्य नेतृत्व पर वैधानिक आधार पर रोक लगाकर श्रम संघों में आंतरिक नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहरी नेतृत्व किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, जो स्वयं के स्वार्थ हेतु श्रमिकों में फूट डालना चाहता है और श्रमिकों के हितों के लिए कम कार्य करते हैं। अतः सामूहिक सौदाकारी हेतु एक प्रभावशाली, कुशल, योग्य नेतृत्व अति आवश्यक है। नेक्स्ट बिंदु है नियत क्षेत्र। सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों को पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए। यह संभव है कि प्रारंभ में इसका क्षेत्र सीमित हो, किंतु बाद में आवश्यकता अनुसार उसे बढ़ाया जा सकता हो, तभी सामूहिक सौदेबाजी सफल हो सकती है। नेक्स्ट बिंदु है प्रगतिशील एवं सुदृढ़ प्रबंध। प्रबंधकों को प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें श्रमिकों को उद्योग में भागीदार समझना चाहिए और औद्योगिक सद्भावना हेतु श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता दी जानी चाहिए। प्रबंधकों को केवल मात्र निजी स्वार्थ ही नहीं देखना चाहिए, वरन उन्हें व्यवसाय के मालिकों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इससे देश में एक प्रगतिशील एवं सुदृढ़ प्रबंधकों का विकास होगा और इसी के आधार पर सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया भी सफल हो सकेगी। नेक्स्ट बिंदु है एकता एवं पारस्परिक सहयोग। सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध एवं कर्मचारी संघ सहयोगी सौदेबाजी की स्थापना करने का प्रयास करें। सहयोगी सौदेबाजी का प्रमुख आधार यह है कि जब एक पक्ष को कोई लाभ नहीं होगा, दूसरा पक्ष भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। कोई भी पक्ष किसी भी लाभ का त्याग करना उस समय तक नहीं चाहेगा जब तक कि उसके बदले में उसे कोई अन्य लाभ की उपलब्धि न हो। अतः सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था का आधार सहयोगी होना चाहिए। दोनों ही पक्षों द्वारा शांति और अनुशासन बनाए रखने, कार्य के तरीकों व दशाओं में सुधार, कर्मचारियों की आय में वृद्धि के साथ साथ उद्योग के लाभ में वृद्धि करना आदि उद्देश्यों को समान उद्देश्य समझना चाहिए। दोनों पक्षों में आधारभूत उद्देश्यों में एकमत होना चाहिए। अतः दोनों पक्षों में एकता एवं पारस्परिक सहयोग का होना सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट बिंदु है परस्पर विचारधारा की स्वीकृति। दोनों पक्षों को औद्योगिक समस्या को संतोषप्रद ढंग से निपटाने के तरीकों को ढूंढना चाहिए। सामूहिक सौदाकारी में आपसी प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समस्या के हल का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। औद्योगिक केंद्रों में नए तरीकों जैसे नौकरी, मूल्यांकन, कार्य की एवं गति, अध्ययन, विवेकीकरण आदि को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। कार्यभार में समापीकरण, पदोन्नति, प्रेरणात्मक योजनाएं आदि को लागू करने हेतु भी दोनों पक्ष सहमत होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों को सौंपना।
सौदाकारी के अंतर्गत दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को समझौते पर करार करने के संबंध में व्यापक अधिकार होना चाहिए और इन अधिकारों का सबको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही आपस में एक दूसरे के अधिकारों का आदर भी किया जाना चाहिए तथा दूसरे पक्ष के समझौता करने वालों में विश्वास भी होना चाहिए। दोनों पक्षों में सामूहिक आदर तथा विश्वास के अभाव में सामूहिक सौदाकारी प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती। नेक्स्ट बिंदु है सरकार का सहयोग। सरकार अधिनियमों के द्वारा सामूहिक सौदाकारी की प्रगति करने में सहायक हो सकती है। सेवायोजक और श्रमिकों को सरकार की ओर से भी सहयोग दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है समझौते का शीघ्र क्रियान्वयन। सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा किए गए समझौतों को ठीक प्रकार से लागू भी किया जाना चाहिए। प्राय सेवा नियोजक समझौतों को लागू करने में देरी करते हैं, जिससे औद्योगिक अशांति होने की आशंका रहती है। अतः समझौतों को लागू करने में देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है सेवा नियोजकों और श्रमिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता। सेवा नियोजकों और श्रमिकों को अपने संघ बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। संघों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना संघों की मान्यता के इसका कोई महत्व नहीं है। भारत में सामूहिक सौदे की परंपरा अभी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कुछ राज्यों में ही औद्योगिक अधिनियमों में श्रमिक संघों को मान्यता प्राप्त है तथा अधिकतर दशाओं में श्रमिकों तथा सेवा योजकों के मध्य सौदा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सामूहिक सौदे की सफलता के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। इस प्रकार आज हमने भारत में सामूहिक सौदेबाजी शीर्षक के अंतर्गत भारत में सामूहिक सौदेबाजी की धीमी प्रगति के कारण व भारत में सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देने वाले उपायों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम सामूहिक सौदेबाजी के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।